Good morning, students. Today we are going to understand Tom Gunn's poem My Sad Captains. My Sad Captains is a reflective poem by the British poet Tom Gunn. The poem is about memory, friendship, loss, death, and the passage of time. So, this is about a poet, or what is the poem about? So, the poem presents a speaker here who is sitting alone in darkness and remembering people who have been part of his life. These people include some of his personal friends as well as famous historical figures. As he remembers them, they seem to appear before him one by one, almost as if they are physically present. So, the word captains is used metaphorically here. The people remembered by the poet are not necessarily military captains. They are people who, in different ways, have influenced, guided, or accompanied the poet during his life. And the setting of the poem is therefore both physical and psychological. Physically, the speaker is surrounded by darkness and silence. Psychologically, however, his mind is filled with memories of people from the past. The darkness creates an atmosphere of loneliness and reflection. Against this darkness, the remembered figures seem to shine. This suggests that the importance of these people becomes clearer to the poet only with the passing of time. So, the poem can be understood as a meditation on how memory keeps people alive even after they have disappeared from our physical world. This is the first stanza of the poem. So, first line is one by one they appear in the darkness. यहाँ पर जो टॉम गन है वो कहते हैं कि डार्कनेस में एक एक करके कुछ लोग उनके सामने अपीयर होते हैं. अब ये लोग जो हैं लिटरली उनके सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी मेमोरी और इमेजिनेशन में अपीयर हो रहे हैं. अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब कुछ तो उनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, अ फ्यू विद हिस्टोरिकल नेम्स, और कुछ फेमस हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें हम हिस्ट्री या पब्लिक लाइफ के माध्यम से जानते हैं. सो फिर वो कहते हैं हाउ लेट दे स्टार्ट टू शाइन. तो अब जब शाइन का मतलब फिजिकली चमकना नहीं है, बट जब पोइट की लाइफ में ये थे या फिर जिंदा थे तो इनकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी. ये लोग मतलब जिंदा थे तब उनकी महानता, उनकी सही वैल्यू का अंदाज़ा नहीं हुआ. उनके चले जाने के बाद अंधेरे में इतिहास में उनका काम और उनका व्यक्तित्व चमकने लगता है. सो आगे वो कहते हैं बट बिफोर द फेड द स्टैंड परफेक्टली इम्बोडाइड ऑल. सो फेड का मतलब होता है धीरे धीरे डिसअपियर होना, लेकिन डिसअपियर होने से पहले ये लोग जो फ्रेंड्स हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, पोइट की मेमोरी में इतने क्लियर और विविड हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सचमुच उनके सामने खड़े हों. लेकिन पूरी तरह गायब, मतलब फेड होने से पहले उनकी यादों में एक परफेक्ट फॉर्म ले लेते हैं. परफेक्टली एम्बोडाइड मीन्स परफेक्ट फॉर्म लेते हैं, जैसे उनकी कमियां पीछे छूट जाती है और उनका काम, उनका चरित्र, उनका अस्तित्व इतिहास में बिल्कुल साफ और अमर दिखाई देने लगता है. Now come to next stanza. The past lapping them like a clock of chaos. They were men who I thought lived only to renew the wasteful forces they spent with each hot convulsions. तो यहाँ पर जो है क्लॉक का मतलब क्या है? क्लॉक का मतलब होता है कोई चादर जिसे हम ओढ़ते हैं. केओस का मतलब होता है अराजकता, उथल पुथल और गड़बड़ी. और लैपिंग का मतलब क्या है? मूविंग, जैसे देम पास्ट लैपिंग, जो पास्ट है उनका, उन लोगों का पास्ट जो है उनको ढक लेता है. लाइक ए क्लॉक ऑफ केओस, जैसे कोई लबादा हो, कोई चादर हो, है ना. अब यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं? ये लोग जो जीवित थे जब, तो उनका जीवन जो था बहुत ही अशांत, उथल फुथल, जुनून से भरा हुआ था, पैशन से भरा हुआ था. वे साधारण जीवन नहीं जीते थे. उनका जीवन अनिश्चितताओं, गलतियों, संघर्षों से घिरा हुआ था, है ना. कोई इंसान जब चादर ओढ़ लेता है तो नायकों के जीवन को अराजकता की चादर, मतलब क्लॉक ऑफ केओस ने ढक रखा था. दूर से देखने पर उनका जीवन एक तमाशा, शोर शराबा, ऊर्जा की बर्बादी दिखाई देता था. So, they were men who I thought lived only to.
सो उनके बारे में एक विचार बनाते कि आई थॉट, मुझे लगता था, मतलब पर्टिकुलर ज़िंदगी जीते थे वो एक। रिन्यू द वेस्टफुल फोर्सेस द स्पेंट विद ईच हॉट कन्वर्जन। सो रिन्यू का मतलब होता है कि रिस्टोर करना, मेक फ्रेश अगेन। वेस्टफुल यूजिंग अप विदाउट केयर, एनर्जी जो ख़त्म हो जाती है ना। हॉट कन्वर्जन का मतलब होता है इंटेंस फिजिकल इमोशनल एक्साइटमेंट या पैशनेट एक्टिविटी। तो वो ऐसे लोग थे हु आई थॉट लिव्ड ओनली टू रिन्यू द वेस्टफुल फोर्स दे स्पेंट विद ईच हॉट कन्वर्जन। तो जो कवि का शुरुआती नज़रिया था टॉम गन का, वे लोग जब जिंदा थे तो टॉम गन को ऐसा लगता था कि ये लोग अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बिना सोचे बेकार बेकाबू जुनून के साथ जी रहे हैं। और ये चक्र, जुनून बर्बादी का चक्र चलता ही रहता था, मतलब साइकिल ऑफ एनर्जी। हर बार अपने जुनून के दौरे, मतलब हॉट कन्वर्जन में पूरी ताकत झोंक देते थे, चाहे वे कोई क्रांति हो, प्यार हो, कला हो, विद्रोह हो। ऐसा करने में उनकी ऊर्जा नष्ट होती थी, लेकिन वह शांत बैठने के बजाय केवल इसलिए जीते थे कि उनकी खत्म हुई ऊर्जा को फिर से रिन्यू किया जा सके, उसी जुनून के साथ फिर से अपने जीवन में कूद सके। दे रिमाइंड मी डिस्टेंट नाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंट नाउ। जब ये लोग जीवित थे तब कवि उनके बहुत करीब थे। जब कोई इंसान हमारे करीब होता है तो हम उसकी गलतियाँ, उसकी उथल पुथल, उसका गुस्सा, उसकी कमियाँ बहुत साफ साफ देखते हैं। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। समय और मृत्यु ने कवि और उनके बीच में एक डिस्टेंट बना दी है, एक दूरी बना दी है। देयर रिमाइंड मी का क्या मतलब है कि वो अब जो दूर हो चुके हैं, जीवन का बहुत केओस तो शांत हो गया है, तो वो एक कवि को प्रेरणा की तरह याद आते हैं। अब कवि को उनकी गलतियां याद नहीं आती, बल्कि ये याद आता है कि वो कितने पैशनेट थे, जिंदगी को कितना इंटेंसिटीज के साथ जीते थे ना। जैसे हम उदाहरण के साथ समझ, जैसे कोई आपका दोस्त हो, रोज आपके साथ रहता है, कभी कभी उसकी आदतें, उसकी हरकतें वो अजीब लगती है, परेशान करती है आपको। लेकिन अगर वही दूर चला जाता है आपका दोस्त, तो समय बीत जाता है, उसकी कमियों को हम भूल जाते हैं और केवल उसकी अच्छाइयाँ ही याद आती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। ट्रू दे आर नॉट एट रेस्ट येट। ट्रू, सही है ये बात, कह रहे हैं कि कम्प्लीटली एट रेस्ट नहीं है वो लोग। तो पॉइंट यहाँ कहते हैं कि वो मेमोरी में एक्टिव है, मूविंग है, एनर्जेटिक फिगर के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। बट नाउ दैट दे आर इंडीड अपार्ट, अब ये लोग जो हैं पॉइंट से दूर हैं। चाहे कोई कारण हो, टाइम हो, डेथ हो, सेपरेशन हो, वो जब कवि के पास थे तो ऑर्डनरी ह्यूमन वीकनेसेस के साथ उन्हें देखते थे। अब डिस्टेंस आ गई है ना। तो दे आर, बट नाउ दे आर इंडीड अपार्ट, मतलब अब दूर हो गए, विन आउट फ्रॉम फेलियर्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मेटाफर यूज़ किया गया है। विनो का मतलब तो आप जानते ही हैं कि अनाज को भूसे से अलग करना होता है। तो अब वो लोग जो हैं भौतिक दुनिया से अपार्ट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो समय ने उनकी इंसानी गलतियों, उनके फेलियर्स मतलब नाकामियों को छांट कर अलग कर दिया है, विनो कर दिया है। मतलब जिस तरह से अनाज को भूसे से अलग किया जाता है, उसी तरह से जो है उनकी कमियां पीछे छूट गई है, केवल उनका शुद्ध श्रेष्ठ रूप ही बचा है। तो पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि दूरी ने इनकी फेलियर्स, मिस्टेक्स और केओस को फिल्टर कर दिया है। जो बचा है वो सिर्फ उनका बेस्ट रूप है। तो दे विड्रा टू एन ऑर्बिट, तो वो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पोइट जो है अब उनकी तुलना स्टार्स से कर रहे हैं। स्टार्स क्या होता है कि अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जैसे घूमते हैं अपने पाथ पर। तो पोइट यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि ये लोग अब ऑर्डिनरी ह्यूमन वर्ल्ड से पीछे हटकर अपने सेपरेट ऑर्बिट में चले गए हैं, दुनिया के निजी भावनात्मक बंधनों से हटकर एक ऑर्बिट में चले गए हैं, एक कक्षा में चले गए हैं, तारों की तरह। टर्न विद डिसइंटरेस्टेड हार्ड एनर्जी। डिसइंटरेस्टेड का मतलब किसी, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल गेन और इन इमोशन। तो अब कह रहे हैं कि डिसइंटरेस्टेड एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि बोर है, बोर्ड। इट मीन्स न्यूट्रल, अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम ह्यूमन डिजायर। So they don't care about personal gains anymore. They just shine in the night sky with the cold, pure, eternal energy guiding us like a navigation star. And turn with so turn का मतलब यहाँ पर क्या है, घूमना, हार्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी। तो अब विदाउट पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की तरह वो स्टार्स की तरह हैं,
जो किसी पर्सनल डिज़ायर, एम्बिशन, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के लिए नहीं घूम रहे हैं, है ना। सो सिंपली अपनी एनर्जी के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी कंपैरिजन करते हैं, सिमली का यूज़ किया गया है, स्टार से इनको कंपेयर किया गया है। स्टार्स दूर हैं, इंडिपेंडेंट है, लगातार अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, किसी पर्सनल पर्पज कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, पावरफुल और परमानेंट दिखाई देते हैं। तो ये थी पोएम, छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर। So, students, notice the change here. Earlier, the poet looked at these men as people who wasted their energy in intense passions, but now they are distant from him. Because of this distance, their failures and weaknesses seem to disappear. The poet imagines them as stars moving in their own orbit. Stars do not care about human success or failure, they simply move with a powerful and steady energy. Therefore, the poet now sees these men with greater detachment and admiration. So, distance removes their human failure and make them appear timeless, powerful, and like stars. Thank you, students, for listening me. And अब हम एक दूसरी पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.